एक सेल्स हो गए तुम्हारे न्यूरॉन्स, दूसरे हो गए तुम्हारे न्यूरोग्लाइल सेल्स। एक और चीज़ याद रखो कि न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी बोल सकते हैं। तो नर्व सेल जब यूज़ कर रहे हो ये वर्ड, इसका मतलब हुआ कि हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं। द न्यूरोग्लाइल सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। द न्यूरोग्लाया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि 1/2 ऑफ द न्यूरल टिश्यू, यानी कि हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू आर न्यूरोग्लाइल सेल्स, विच फंक्शन क्या है उनका, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करना न्यूरॉन्स को। when a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along the plasma membrane। अब ये देखो, डायग्राम से देखते हैं। एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। अब ये पार्ट देखो ना, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस है, और ये डेंड्राइट बता रहा है, मतलब ये डेंड्राइट है। डेंड्राइट के पोर्शन से सिग्नल एंटर करती है और एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफ़र, और जहाँ पे एक्सॉन की एंडिंग होती है वहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन की कनेक्शंस होती हैं, जहाँ पे फिर उसके डेंड्राइट्स मिलते हैं और उन्हें वो स्टिमुलस आगे दिया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, तो कौन सा इम्पल्स एक्चुअली ट्रैवल करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल, इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रैवल्स अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तुम्हें पहले ऑफकोर्स तुम एक सेल को क्रॉस करने जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले तुम्हें उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, है ना, थोड़ी सी। तो ये पोर्शन तुम याद रखना कि यहाँ तुम्हें उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिला, और फिर तुम्हें नर्व के एंडिंग में फिर से ये डेंड्राइट मिलेगा और फिर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। तो सिग्नल, जब एक सिग्नल आती है तो वो डेंड्राइट से एंटर करके दोबारा ऐसे जाएगी, ठीक है। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग, यानी कि न्यूरॉन के एंडिंग में ये जो तुम्हें ये जो सेल बॉडी या साइटोन ऐसा दिखा, और फिर ये एक्सॉन दिखा, और फिर उसके नीचे ये जो पोर्शन रहेगा ना, ये इसको न्यूरॉन की एंडिंग बोल रहे हैं। और फिर साइमल्टेनियसली यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन की यहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्राम से तुम समझ सकते हो कि अगर ये देखो, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये पहला था, मान लो सिग्नल ऐसे एंटर किया एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, चीज़ें गई मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल गई। और फिर ये जो इम्पल्स है, लेट मी डिलीट दिस पार्ट, लेट मी डिलीट दिस होल पार्ट। यहाँ पे कहना बस यही चाह रहा है ना कि एंट्री साइड तुम्हारा डेंड्राइट है और एग्जिट साइड तुम्हारा नर्व एंडिंग है। और फिर यहाँ पे ठीक है, बहुत रश में डायग्राम है, कुछ ज़्यादा ही। तो अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग, जैसे ही वो न्यूरॉन एंडिंग यानी यहाँ पे जब वो पहुँच जाएगा, और आउटपुट जोन या फिर न्यूरॉन एंडिंग को आउटपुट जोन भी बोलते हैं, तो ट्रिगर इवेंट्स में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि जो सिग्नल आया है वो कैसा है। वो दो तरह का हो सकता है, वो स्टिमुलेटरी हो सकता है, वो इनहिबिटरी हो सकता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर वो स्टिमुलेटरी होगा तो वो कहेगा यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो जा कर के फर्दर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ेंगे, और उसके बाद इनके चैनल्स खुलेंगे तो वो सिग्नल आगे बढ़ पाएगा। बट अगर यही सिग्नल इनहिबिटरी है, तो जब यहाँ पर नर्व एंडिंग्स पर आएगा तो इसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे वो रोक देंगे, वो सिग्नल को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वही लिखा है कि the triggers events that may cause stimulation or inhibition of the adjacent neuron and other cells। यहाँ पे हम लोग का टिश्यू सेक्शन कंप्लीट होता है। ये जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है ये हम रीड कर सकते हैं,
बट एज सच ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं तुम्हें मिलेगा। चलो कुछ है यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो तुम्हें थोड़ा सा, ये तुम्हें PYQ है, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल। चलो फास्ट रीड कर देते हैं इसे। द बेसिक टिश्यूज mentioned above organize to form organs which in turn associate to form organ systems in the multicellular organisms, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स फिर इवेंचुअली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फुल एक बॉडी बना रहे होते हैं, फुल फंक्शनिंग बॉडी। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर सफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज of millions of cells constituting an organism. Each organ in our body is made up of one or more types of tissue. For example, our heart consists of all the 4 types of tissues, that is epithelial, connective, muscular and neural. We also notice after some careful study that the complexity in organ systems displays certain discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend. अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है ना कि एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी में ये जो ट्रेंड देखने को मिलता है, इसमें क्या है कि ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर ये आगे पढ़ेंगे, काइंड ऑफ ये यही बोलना चाह रहा है कि चेंजेस हमेशा देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर हर एक चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, तुम्हारे हर ऑर्गन्स के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलेंगे जब तुम एनिमल किंगडम में भी देखे होगे। अगर तुम्हें पता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग में किडनीज़ है, बट किडनी से पहले भी तो कितने सारे ऑर्गन्स रह चुके, मैलफिजन रह चुके, नेफ्रोसाइट्स रह चुके, रहे ना, नेफ्रीडिया, सारे का काम तो एक फंक्शन एक ही था, एक्सक्रीशन। तो इन सबको एवोल्यूशनरी ट्रेंड के अंदर डाल दिया जाता है। You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary levels to show their organization and functioning. Morphology refers to the study of form or externally visible characters. In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. मतलब जब हम लोग जनरल प्लांट और माइक्रोब और एनिमल पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग सर्टन जो एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स का जब स्टडी करते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स के केस में लेकिन डिफरेंट है। दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऊपर वाला बोला प्लांट्स और माइक्रोब्स के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, और एनिमल्स के रेस्पेक्ट में बोले तो external appearing organs or the parts of the body. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals. अब जब एनाटॉमी का बात करें तो इसका मतलब ये है कि उस एनिमल के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी, morphology, इंटरनल ऑर्गन्स की morphology. You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog representing the invertebrates and the vertebrates. यानी कि earthworm invertebrates, cockroach invertebrates and frog vertebrates. Am I correct? Annelida, arthropoda and amphibia, तो ये vertebrate के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दो, पहले तुम्हारा मॉर्फोलॉजी बोला, फिर तुम्हारा एनाटॉमी बोला। जब अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के मॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो एनाटॉमी होता है, पर फिर इंटरनल ऑर्गन्स का कैसे वो फंक्शन कर रहा है उसका स्टडी फिर वो फिजियोलॉजी होता है, जो तुम जान रहे हो। फिजियोलॉजी की तुम्हारी 6-7 चैप्टर्स हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, वो सारे। यहाँ पे वही बता दिया कि आगे हम लोग तीन ऑर्गेनिज्म को हम लोग पढ़ते हैं एज पर एनसीईआरटी, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। पर फिर हमारे सिलेबस में कॉकरोच एंड फ्रॉग है तो हम लोग अर्थवर्म कवर नहीं करेंगे। बेसिकली इस यूनिट में तो हम नहीं कवर करेंगे, दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। हम कॉकरोच अलग से कवर करेंगे, हम फ्रॉग अलग से कवर करेंगे। अर्थवर्म सिर्फ एनिमल किंगडम में जितना एनालिडा मेंशन्ड है हम लोग वही पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक।
थैंक यू।